जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सेंजवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्या ब्रेन पर। साथियों, हमारी चल रही थी हिंदी व्याकरण की सीरीज और इस सीरीज में मैं पढ़ा रहा था आपको क्रिया। क्रिया में हमने कर्म के आधार पर क्रिया की भेद पढ़ा दिए थे और चल रहा था प्रयोग के आधार पर क्रिया। मैंने आपको पढ़ा दिया था प्रयोग के आधार पर, एक पढ़ा दिया था प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा पढ़ाया था हमने पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और तीसरा जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने प्रयोग के आधार पर, वो पढ़ा दिया था मैंने आपको नाम धातु क्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपने जो पहली क्लास है हमारी, और ये आज हमारी क्रिया जो टॉपिक है हमारा, इसकी तीसरी क्लास आएगी। 2 क्लासेस आ चुकी हैं और मैंने पहले क्लास में आपको सकर्मक और अकर्मक जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ाए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने वो टॉपिक भी जरूर से देखे होंगे। तो साथियों, और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, एक है सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। आज इस टॉपिक में हम करेंगे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। ओके, हो गया 5। तो प्रयोग के आधार जो क्रिया के भेद होते हैं, ये है किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर। इतना आपको ध्यान रखना है। और एक पढ़ेंगे हम कृदंत क्रिया। क्या पढ़ेंगे? कृदंत क्रिया। तो आज आप हेडिंग डालिए सामान्य क्रिया। क्या डालोगे? सामान्य क्रिया। ओके, हेडिंग डालिए सामान्य क्रिया। ओके, और ये चौथा है, हाँ याद रखना, चौथा प्रयोग के आधार पर जो चौथा भेद है क्रिया का, वो है सामान्य क्रिया। तो साथियों, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? सामान्य क्रिया जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो जाता है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। तो लिख लो परिभाषा, जिस वाक्य में, बहुत ही सिंपल टॉपिक था और मैंने ये आपको तोड़ तोड़ के पढ़ा रखा है ताकि आप लोग बोर ना हो। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग एक ही बार हो, एक ही बार हो, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग एक ही बार हो, या कह सकते हैं जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, जिस वाक्य में, ऐसा भी लिख लो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया हो। तो बताइए ऐसा कोई जो एग्जाम्पल हो, वैसा मुझे बताइए कि जिसमें एक ही क्रिया हो। जैसे मैं बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, बाकी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आप आइए, आप आइए। अब देखिए यहां पे जो एक ही क्रिया का प्रयोग हो रखा है, वो देखो, आए। यहां पर सिर्फ आने की क्रिया हो रखी है, मतलब एक ही बार क्रिया का प्रयोग हो रखा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? सामान्य क्रिया। एक और लिखो, आप जाइए, आप जाइए। आप आइए और आप जाइए। तो यहां पर जाने की क्रिया है, एक ही बार क्या है? जाने की क्रिया है। मैंने बोला था जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग एक ही बार होता है, या जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, उसे कहेंगे हम सामान्य क्रिया। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, आप गाइए, आप गाइए। तो यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? गाने की क्रिया हो रही है, गाने की क्रिया हो रही है। एक और लिखो, आप खाइए, आप खाइए। तो यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? यहां पर हो रही है खाने की क्रिया, खाने की क्रिया, खाने की क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। एक और लिखो, आप
नहाइए, नहाइए। यहां पर क्रिया कौन सी होगी? नहाने की क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? है नहाने की क्रिया। तो साथियों मैंने बताया आपको कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, मतलब वहां पर दूसरी क्रिया नहीं होगी, वहां पर क्या हो? एक ही क्रिया हो, उसे कहेंगे हम सामान्य क्रिया। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको समझ आया होगा। और एक और लिख लीजिए, वह नहाया, वह नहाया, वह नहाया। तो यहां पर भी क्या हो गया? नहाने की क्रिया हो गई है। एग्जाम्पल को जरूर से लिख ले, ताकि आपको जब भी परीक्षा में ऐसे एग्जाम्पल दिखे और पूछे कि कौन सी क्रिया है, आप फटाक से क्या कर दें? उसका आंसर दे दें। ओके, तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ओके, मिटा दें। चलो, तो साथियों तैयारी बेहतर चल रही होगी आपको, इतनी मैं आपसे आशा रखता हूं। और बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। अब जो एग्जाम है आप लोगों का, वो है यूके ट्रिपल एस सी में जो री एग्जाम होने वाला है ग्रुप सी में, वो है वीडियो वीडियो। उस पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। और कल जो एग्जाम होने वाला है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड डीएलएड का, उसके लिए आप सभी को हमारी विद्याविंद परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जरूर से अच्छे से पेपर को पढ़ें, पेपर को अच्छे से आ, देखें पहले, फिर जाके क्या करें? उसे सॉल्व करें। ओके, हेडिंग डालिए संयुक्त क्रिया। जो पांचवा है वो क्या है? संयुक्त क्रिया। किसे कहेंगे संयुक्त क्रिया? बताओ। संयुक्त क्रिया, बताइए संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे हम? अपने स्तर से भी बताइए, बताओ, बताइए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं कि आप संयुक्त से क्या समझ पा रहे हैं। ओके, तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं साथियों? मैं बताता हूं आपको कि जिस वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में दो मतलब दो धातु या दो क्रिया हो, जिस वाक्य में क्या हो? दो धातु या दो क्रिया हो। धातु मैंने पढ़ा दिया आपको कि जो क्रिया की मूल अवस्था होती है वह क्या होती है? धातु होती है। और क्रिया क्या हो जाएगी? जब ना प्रत्यय लग जाता है तो वह क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। ओके, तो लिखिए, जब दो या दो से अधिक धातुओं का, जब दो या दो से अधिक अधिक जब दो या दो से अधिक धातुओं, तो यहां पर क्या करना है आपको? धातुओं और ऑब्लिक करके क्रिया भी कर दो। धातुओं या क्रियाओं, जब दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं का प्रयोग प्रयोग एक साथ एक साथ किया जाता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है, तो उसे कहेंगे हम संयुक्त क्रिया। मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, मतलब एक ही वाक्य में ऐसा होगा। एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण होगा क्या? एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में दो क्रिया होगी, या एक ही वाक्य में क्या हो? दो धातु होगी, जरूर होगी। ओके, लेकिन क्रिया सिर्फ एक हो रही होगी। ऐसा नहीं कि यहां पर दो दो क्रिया दे रखी है तो दो क्रिया होगी, ऐसा नहीं। क्रिया एक हो रही होगी, लेकिन वहां पर जो क्रिया शब्द होगा, जो क्रिया होंगी वो दो दो होंगी, लेकिन क्या हो? काम सिर्फ एक हो रहा होगा। इतना ध्यान आपको होना चाहिए। ओके, अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पाओगे। उदाहरण, उदाहरण, तो उदाहरण में देख लीजिए, राहुल गीता पढ़ने
लगा। अब देखो आप लोग, भले यहां दो क्रियाओं का प्रयोग हो रखा है, क्या हो रखा है, दो क्रियाओं का प्रयोग हो रखा है, या धातु, एक क्रिया एक धातु का प्रयोग हो रखा है, लेकिन यहां पर मैंने कहा काम सिर्फ एक हो रहा है। एक काम क्या हो रहा है, सिर्फ एक हो रहा है। राहुल गीता पढ़ने लगा। पढ़ना एक क्रिया हो गई है, पढ़ना एक क्रिया है, लगा, लगना, लगना एक क्रिया हो गई। लेकिन क्रिया यहां पर क्या दे रखी है, दो दे रखी है, लेकिन काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, वहां पर हो जाता है संयुक्त क्रिया। इतना ध्यान आपको रखना है कि जहां पर क्या हो। अब जैसे एक एग्जांपल है, वह खा चुका, वह खा चुका, ये दूसरा एग्जांपल है, वह खा चुका है। तो यहां पर देखो दो धातुओं का प्रयोग हो रखा है, एक तो खाने की, खाने खाने का प्रोसेस है, दूसरा चुकना, चुकना। तो देखो दो धातुओं का प्रयोग हो रखा है ना, लेकिन यहां पर क्या हो रखा है, काम क्या हो रहा है, एक ही काम हो रहा है। दो धातुएं हैं, लेकिन क्या हो रहा है, काम एक हो रहा है, तो वहां पर हो जाता है संयुक्त क्रिया। और देखिए, मिटा दूं, ठीक है। वह मुझे मार डालेगी। अब यहां पे देखो, इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे क्या करेगी, मार डालेगी। एक तो मारने की क्रिया हो रही है, दूसरा डालने की क्रिया की बात हो रही है, लेकिन काम क्या हो रहा है, एक हो रहा है। सिर्फ वो क्या करेगी, मारेगी। लेकिन डालेगी शब्द क्या है, उसके साथ एक धातु और जोड़ रखा है, एक क्रिया और जोड़ रखी है। तो मैंने कहा जिसमें दो क्रिया या दो धातु का प्रयोग होता है जिस वाक्य में, तो वह हो जाता है संयुक्त क्रिया। तो यहां पर संयुक्त, दो संयुक्त हो गया ना, जुड़े हुए हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहां पे, यहां पे हो जाएगा संयुक्त क्रिया। एक और लिख लो, वह संस्कृत बोल सकता है, संस्कृत बोल सकता है। समझ आया ना। अब एक तो बोलने की क्रिया हो रही है, और दूसरे में क्या हो रहा है, सकने की बात हो रही है। ओके, वह संस्कृत बोल सकता है। एक एग्जाम्पल और लिख लिया, आजो। मोहन, मोहन सामान को ले जाएगा। देखो सिर्फ काम क्या हो रहा है, सामान ले जाने का काम हो रहा है, लेकिन यहां पर दो क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। मोहन सामान को ले जाएगा, एक तो ले जाने की बात हो रही है, एक क्रिया हो जाएगी, और एक हो जाएगी जाने की बात हो रही है। एक लेने की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, तो दो क्रिया का प्रयोग हो रहा है, लेकिन काम एक हो रहा है, तो वहां पर हो जाती है संयुक्त क्रिया। नोट करिए, फिर बताता हूं मैं आपको संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो साथियों, आप जरूर से याद रखना कि संयुक्त क्रिया के भी 11 भेद होते हैं, वो मैं आज करवाने वाला हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए उन्हें कराना भी बहुत जरूरी है। यूके जो भी उत्तराखंड एग्जाम है, और जितने भी इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी सीपीओ हो, या एसएससी सीजीएल हो, सब में ऐसे क्वेश्चन हिंदी से बनते हैं, इसलिए सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसे नोट करिए आप लोग। फिर करते हैं जो संयुक्त क्रिया के जो भेद, 11 भेद हैं, उन्हें मैं कराऊंगा। ओके, इसे नोट करिए, फिर हेडिंग डालिए संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद। चलो इसको मिटाते हैं एग्जाम्पल को, फिर करते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। तो यहां पर लिख लीजिए, इसको भी मिटा ही दो आप, इसका काम भी हो गया है। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर जिसने नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर सकता है। संयुक्त क्रिया के होते हैं 11 भेद। कितने भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया के होते हैं 11 भेद। तो पहला जो भेद है वो है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। क्या है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। लिख लीजिए, आरंभ, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। क्या है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया।
आप लोग मुझे बताइए आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है। एक होता है आरंभ और दूसरा होता है प्रारंभ। लोगों को लगता है कि इन दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन आरंभ और प्रारंभ का जो अर्थ है वो अलग अलग है। क्या है? आरंभ और प्रारंभ का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो आरंभ का अर्थ बताता हूं मैं आप लोगों को, हमेशा याद रखिए, पेपर में पूछा जा सकता है। बताइए इसका अर्थ क्या है। ओके, आरंभ का अर्थ होता है किसी की या किसी चीज की शुरुआत करना, कि पहली बार शुरुआत करना, पहली बार शुरुआत करना। जबकि प्रारंभ का अर्थ होता है उसी चीज को दोबारा शुरू करना। क्या होता है? उसी चीज को, उसी काम को, लिख लो, उसी, ऐसा चीज छोड़ दो, यहां पर लिखो। प्रारंभ का अर्थ होता है किसी काम को, किसी काम को पहली बार शुरुआत करना या शुरू करना, पहली बार शुरू करना। ओके, और उसी काम को दूसरी बार शुरू करना। अब एग्जांपल समझिए आप लोग। सपोज दैट आप लोगों ने ग्रुप सी की तैयारी क्या करी? शुरू कर दी, आरंभ कर दी 2021 में। सपोज दैट आपने आरंभ कर दी और आप 2022 तक तैयारी करते हैं। उसके बाद आपने क्या कर दिया? तैयारी को स्किप कर दिया और आप फिर सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, उसी तैयारी को क्या करनी है, दोबारा कंटिन्यू 2025 में करनी है। तो वहां से अगर आप उसी तैयारी को दोबारा शुरू करते हैं तो वह हो जाता है प्रारंभ। वह हो क्या जाता है? प्रारंभ। दोबारा किसी चीज को शुरू करना, वह हो जाता है प्रारंभ। आरंभ क्या होता है? जो चीज आप पहली बार कर रहे हो, किसी काम को पहली बार कर रहे हो, तो हो जाता है आरंभ। ओके, तो देख लीजिए, इसलिए मैंने ये बताने का प्रयास किया, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है। ओके, आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है। ओके, लिख लीजिए, इसको लिख लो। आरंभ बोधक, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। तो साथियों, आरंभ बोधक मतलब किसी चीज को पहली बार शुरू करना या शुरू हो रही है या पहली बार वो काम हो रहा है। जैसे वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, ऐसे कोई एग्जांपल बताइए आप लोग भी। वर्षा होने लगी, आरंभ कर रहा है ना। मैंने पढ़ाई शुरू की, मैंने पढ़ाई शुरू की, मैंने पढ़ाई शुरू की। और लिखो, मोहन पढ़ता है, या हो सकता है मोहन पढ़ने लगा। बार बार इसको डिफाइन करना ठीक नहीं है। आरंभ का अर्थ मैंने बता दिया, और आरंभ तक लग रहा है ना। वर्षा होने लगी, पहली बार वर्षा हो रही है। पढ़ाई शुरू की मतलब पहली बार उसने पढ़ाई शुरू की। मोहन पढ़ने लगा तो वह पहली बार पढ़ रहा है। ओके, उसने वही काम क्या किया? अभी शुरू किया है, अभी शुरू किया है। मोहन पढ़ने लगा, ये हो जाएगा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। अब लिखो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त, संयुक्त मत लिखो, आरंभ बोधक होता है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। इतना तो समझ जाओगे ना कि यहां पर क्या लिखा है। जैसे राम खाना खा चुका अब यहां पे देखो, राम खाना की, मैंने पढ़ाई शुरू की, इसको हटा दो आप लोग, क्योंकि यहां पर दो क्रिया नहीं आ रही ना।
राम खाना खा चुका है। अब यहां पे देखो समाप्त समाप्त वाली बात हो रही है ना, जिस काम को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, मतलब वो खत्म हो चुका है। राम खाना खा चुका है, यहां पर समाप्ति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा राधा नाच चुकी है, मतलब राधा नाच चुकी है, उसने वो कार्य समाप्त कर दिया है। तो अब क्या हो जाएगा वहां पर, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। राम खाना खा चुका है, एक तो यहाँ पर नाचने की क्रिया होगी, दूसरा चुकने की क्रिया होगी, यहाँ पर खाने की, तो सॉरी खाने की क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर चुकने की क्रिया हो जाएगी। इतना समझ आ जाएगा ना कि समाप्ति बोधक कैसे पता करना है, कि किसी काम को वहां पर समाप्त होने का बोध हो रहा हो, तो वहां पर हो जाता है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब हेडिंग डालिए, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। लिख लो, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक, अवकाश मतलब अवकाश का अर्थ क्या होता है, ठहराव। अवकाश का अर्थ क्या होता है, अवकाश का अर्थ लोग छुट्टी से लेते हैं। हाँ, छुट्टी तो होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, एक ठहराव भी होता है। अवकाश का अर्थ होता है ठहराव, किसी चीज में विलंब करना क्या हो जाता है, अवकाश बोधक हो जाता है। तो लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो आप लोग, राम गाना नहीं गा पाया। राम गाना नहीं गा पाया, मतलब एक ठहराव निकल गया वहां पर, बीच में कुछ काम पड़ गया होगा, तो उसने क्या किया कि वह गाना नहीं गा पाया। सौरभ स्कूल नहीं जा पाया। लिख लो, सौरभ मेरा नाम है, स्कूल नहीं जा पाया, स्कूल नहीं जा पाया। तो यहां पर भी दो क्रिया आ रही ना, गाने की और पाने की, यहां पर जाने की और पाने की, हो गया ना। राम गाना नहीं गा पाया, सौरभ स्कूल नहीं जा पाया। और एक एग्जांपल और लिख लियो, राम सॉरी रावण, राम नहीं आएगा, रावण युद्ध नहीं जीत पाया, जीत पाया। राम क्या नहीं कर पाया, युद्ध नहीं जीत पाया। हो गया। तो अवकाश बोधक में आपको इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ छुट्टी से मतलब नहीं है, वहां पर किसी चीज का ठहराव हुआ होगा, इसीलिए वह काम नहीं कर पाया। ओके, तो नेक्स्ट लिखो आप लोग, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। इसमें नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 और यहां पर करो 4। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, जहां पर अनुमति का आभास हो, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया क्या हो जाएगा, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। तो साथियों लिखो, राधा को बोलने दो, अनुमति दो मतलब अनुमति का क्या हो यहां पर भाव, राधा को बोलने दो, हो रहा है ना, अनुमति का आभास हो रहा है, राधा को बोलने दो, ऐसा आ सकता है। दूसरा आएगा, मुझे जाने दो, मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं ना कि मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो। राधा को बोलने दो, मुझे खाने दो, मैं बाहर जा सकता हूं, सकने की और जाने की क्रिया हो रही है ना, मुझे जाने दो, हो गया, देने और जाने की क्रिया हो रही है। तो अनुमति बोधक में एग्जाम्पल इतना ही लिखियो, क्योंकि अनुमति से आपको आभास हो रहा होगा कि इसमें कौन सी क्रिया है। हो गया। पांचवा लिखो आप लोग, अनुमति बोधक के बाद लिखो, उसके बाद लिखना आप नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, नित्यता बोधक। अब यहां पर देखो, नित्यता की बात आ रही है, तो नित्यता का अर्थ होता है निरंतरता, इसका अर्थ भी लिख लो, निरंतरता। इसमें क्या हो, निरंतरता का बोध हो,
मतलब पर्टिकुलर वो काम हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? पर्टिकुलर वो काम हो रहा होगा। जैसे गंगा बहती रहती है, गंगा बहती रहती है। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो संयुक्त क्रिया है, इसमें दो क्रियाओं या दो धातुओं का संयुक्त रूप से होते हैं एक ही वाक्य में, लेकिन काम एक होता है, तो वहां पर हो जाता है संयुक्त क्रिया। यहाँ पर निरंतरता का भाव प्रकट हो रहा है। गंगा बहती रहती है, मतलब यहाँ पर निरंतर क्या हो रही है? गंगा बह रही है। उसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। भाई मैं बोल रहा हूं मतलब अभी भी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। इतना ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूं। और एक हो जाएगा, राधा को बोलने दो, राधा को बोलने दो। इतना ध्यान रखना आपने, जहां पर आपको दो क्रिया दिखे तो वहां पर आपको विदाउट किसी हेजिटेशन के आपको क्या करना है? उस पर टिक कर देना है, वही आंसर होता है संयुक्त क्रिया में। ओके। अनुमति के बाद लिखो आप, सॉरी नित्यता के बाद लिखो आप लोग इच्छा बोधक। छठा लिखो इच्छा बोधक। इच्छा बोधक, वहां पर आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। इच्छा बोधक, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। तो यहां पर क्या होता है साथियों? यहां पर आपकी इच्छा का क्या होता है? बोध होता है। लिख लो, वह बाजार जाना चाहती है, वह बाजार जाना चाहती है, वह बाजार जाना चाहती है। एक एग्जांपल और लिखो, वह गाना गाना वह गाना चाहती है, गाना 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 हाँ चाहती है। हो गया। एक और हो जाएगा, वह नाचना चाहती है। इतना ही लिखो। यहां पर इच्छा की बात हो रही है कि उसकी इच्छा क्या है? नाचने की है, उसकी इच्छा है गाने की है। और इच्छा को मैं ज्यादा बार बार डिफाइन नहीं करूंगा कि इच्छा का अर्थ क्या होता है। आपको पता है, आपकी इच्छा होगी, तो उस हिसाब से इसको समझाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अब है शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया एक और आ जाएगा यहाँ पे। एक ही एग्जांपल लिख लो। यहाँ पर एक ही एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, शक्ति बोधक। तो साथियों, शक्ति बोधक का अर्थ आप समझ गए होंगे कि कहीं पर किसी चीज पर प्रहार या शक्ति अपना पावर दिखाना। अब जैसे मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल के लिए, राधा दीवार तोड़ सकती है, तोड़ सकती है। एक तोड़ने की क्रिया और एक सकने की क्रिया हो रही है, लेकिन काम एक हो रहा है, तो वहां पर हो जाता है संयुक्त क्रिया। बार बार समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप बार बार इसको दोहराएंगे और भूलेंगे कभी नहीं। तो इसको नोट करिए, फिर आगे की प्रक्रिया, जो भी जितने भी टॉपिक बचे हैं, चार संयुक्त क्रिया की भेद बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट कराते हैं, फिर करते हैं कृदंत क्रिया। ओके, इसको नोट करिए आप लोग। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो साथियों, हमारी जो हिंदी की सीरीज है वो काफी लंबी चलने वाली है और काफी डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको क्लास में लगभग बना रहना है आपको जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब हेडिंग डालिए आप लोग, आवश्यकता बोधक। आवश्यकता आवश्यकता बोधक। आवश्यकता मतलब जिसमें आपको क्या हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, आपको करना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे गीत
गाना पड़ता है, गाना पड़ता है। अब यहां पर देखो आप लोग कि मुझे गीत गाना पड़ता है, दो क्रिया तो आ ही रही है, लेकिन काम एक हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मुझे आवश्यकता है, मुझे गाना पड़ता ही है। क्या करना पड़ता है, गाना पड़ता ही है, मुझे उस चीज की क्या है, आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, राधा को घर पर, घर पर कार्य करना पड़ता है। एक तो करने की क्रिया, दूसरा पढ़ने की क्रिया हो रही है ना। राधा को घर पर कार्य करना पड़ता है, मतलब उसकी मजबूरी है, उसको वो कारण, उसकी आवश्यकता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। एक होगा, चलो एग्जाम्पल इतना ही लिख लो, बाकी कराएंगे आगे। एक करेंगे एग्जाम्पल, और का एक, चलो रहने दो, एक करो निश्चय बोधक, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक किसी चीज की स्थिरता की बात कर रहा है, निश्चय मतलब उस चीज पर अमल करना। मोहन ने कहा, अब पीटेंगे। यहां पर देखो, एक तो उसने कहा, कहने की क्रिया की, और दूसरे पीटने की क्रिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर काम एक हो रहा है, लेकिन कितनी क्रिया है, दो आई, लेकिन यहाँ पर निश्चय की बात हो रही है, वो पीटेगा ही पीटेगा। मोहन ने कहा अब पीटेंगे, एक हो जाएगा, निश्चय की बात हो रही है ना। मोहन ने कहा अब, अब जाएंगे। एक ऐसा भी हो सकता है, निश्चय निश्चित है कि वो काम होना ही होना है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हो जाता है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। ओके, अब देखिए अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अब अभ्यास की बात हो रही है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो संयुक्त क्रिया की भेद है, नाम से ही क्या हो रहा है, पता चल रहा है। एक है अभ्यास बोधक, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, और जो चीज छूट जाएगी तो आप मुझे बताते रहिए कहां पर क्या छूट रहा है। ओके साथियों, अब है अभ्यास बोधक। ओके, अभ्यास करता है, वह पढ़ाई करता रहता है, वह पढ़ाई करता रहता है, वह पढ़ाई करता रहता है, वह अभ्यास, ऐसा भी हो सकता है, वह अभ्यास करता रहता है। बार बार नहीं बताऊंगा, अभ्यास कर रहा है उस चीज का, वह अभ्यास करता रहता है, ऐसा भी हो सकता है। हो गया, और लास्ट लिख लीजिए पुनरुक्ति बोधक। पुनरुक्ति बोधक क्या आएगा, पुनरुक्ति बोधक। यहां पे लिखे हैं आप लोग, ये कितना हो गया, सातवां या आठवां, नौवां, दसवां, आठवां, नौवां और दसवां, और लास्ट हो जाएगा पुनरुक्ति बोधक। पुनरुक्ति बोधक, तो पुनरुक्ति बोधक का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे, तो उसमें क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, उसी काम को पुनर् उक्ति हो रही है, क्या हो रही है, पुनर्उक्ति हो रही है, मतलब उस चीज को दोहरा रहे हैं, उसी चीज को क्या कर रहे हैं, दोहरा रहा है। तो क्या हो जाएगा वहां पर, पुनरुक्ति बोधक क्या हो जाएगा। अब देखो कैसे, समान लिख लो, सिद्धि, सिद्धि घूमती फिरती रहती है, सिद्धि घूमती फिरती रहती है, सिद्धि घूमती फिरती रहती
है। हो गया, एक ही एग्जांपल लिखाएंगे पुनरुक्ति में। और जो हमारा संयुक्त क्रिया का जो 11 भेद है मैंने वो कंप्लीट करा दिए हैं। और अब आपको जो मैं कराने वाला हूं इसके बाद कृदंत क्रिया, एक मैं बता रहा था आपको कि मैं कराऊंगा कृदंत क्रिया, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। और अब हेडिंग डालिए आप लोग कृदंत क्रिया, छोटा सा टॉपिक है कृदंत क्रिया। तो यहां पर क्या होता है कृदंत क्रिया, हेडिंग डालिए आप लोग। वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है, ना प्रत्यय नहीं लगा होता है, नहीं लगा होता है, वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं लगा होता है तो वहां पर हो जाता है कृदंत क्रिया। फुटबॉल खेलेगा, अब देखो यहां पर ना प्रत्यय नहीं है ना, फुटबॉल खेलेगा, एक हो जाएगा खेलेगा हो जाएगा, रोएगा हो जाएगा, नाचेगा, नाचेगा, गाएगा, उठेगा, चलेगा, जिसमें ना प्रत्यय नहीं जुड़ा हो। किसकी बात हो रही है, जिसमें क्या हो, ना प्रत्यय ना जुड़ा हो, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे हम, उस क्रिया को कहते हैं हम कृदंत क्रिया। क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया। चलेगा, खेलेगा, एक और लिख लो, नहाइएगा, नहाइएगा। तो कृदंत क्रिया जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक था, मैंने समझा दिया है, जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है तो वहां पर हो जाएगा कृदंत क्रिया। जिस क्रिया में, जिस वाक्य में, जिस क्रिया में क्या हो, ना प्रत्यय ना जुड़ा हो, वहां पर हो जाता है कृदंत क्रिया। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही है। और मैंने आज की क्लास में कंप्लीटली आपको संयुक्त क्रिया के जो 11 भेद हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। और इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट प्रयोग के आधार पर जितने भी भेद थे क्रिया की वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और इसके बाद हम करने वाले हैं जो भी बचेगा इसमें रचना के आधार पर जो क्रिया है वो में हम करेंगे। और रचना के आधार पर मैंने बताया था कि 8 भेद होते हैं क्रिया के, और उसको हम कल वाले टॉपिक में कंप्लीट कराएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो आज की क्लास है वो आपको समझ आई होगी। और निश्चित ही मैं आपसे इतना उम्मीद आपसे रखता हूं कि आप लोग हमारे जो चैनल है उसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर रहे होंगे, और वो भी जरूर से हमारी क्लासेस को बहुत ही गहनता से अध्ययन कर रहे होंगे। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।